हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट किया था, तो इसी अच्छी बात से आज हम करने वाले हैं क्लास 8 जियोग्राफी का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर। ठीक है, तो आई थिंक पता किसी किसी को पता होगा कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है और किसी किसी को नहीं पता होगा। ठीक है, तो जिनको पता है उनका रिवीजन हो जाएगा और जिनको नहीं पता उन्हें पता चल जाएगा। तो एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि सॉइल के ऊपर कुछ भी ग्रो करना हमारा एग्रीकल्चर कहलाता है। सॉरी, ग्रोइंग, इट अ मिनट, आई कलर चेंज कर देते हैं हम। ग्रोइंग ऑन क्रॉप इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, अब देखते हैं कि एग्रीकल्चर का मतलब ये बना कैसे। तो ये जो है ना वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। किस किस में? एग्री प्लस कल्चर में। ठीक है, तो एग्री का मतलब होता है, एग्री का मतलब होता है सॉइल। ठीक है, एंड कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन करना। कल्टीवेशन यानी कि सॉइल के ऊपर कुछ भी कल्टीवेशन करना, वो क्या कहलाता है? हमारा एग्रीकल्चर कहलाता है। तो बन गया ना, क्योंकि एग्री का मतलब होता है सॉइल और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। तो एग्रीकल्चर का मतलब हुआ सॉइल के ऊपर कुछ भी ग्रो करना, एग्रीकल्चर कहलाता है। ठीक है, तो चैप्टर को शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहाँ पर तीन बच्चे होते हैं, गुरप्रीत, माधव और टीना। ठीक है, वो एक विलेज के आगे से निकल रहे होते हैं। तो वो एक फार्मर को देखते हैं जो कि लैंड के ऊपर कुछ कर रहा होता है। तो वो जो फार्मर होता है वो उन्हें बोलता है कि वो वीट ग्रो कर रहा है और उसके बाद वो क्या करेगा, थोड़ी सी खाद ऐड कर देगा ताकि जो सॉइल है वो थोड़ी सी ज़्यादा फर्टाइल हो जाए। क्योंकि जितनी ज़्यादा सॉइल फर्टाइल होगी उतनी ज़्यादा अच्छी क्रॉप ग्रो होगी, है ना। तो इसीलिए हर फार्मर चाहता है, हर किसान चाहता है कि उसकी सॉइल फर्टाइल हो। तो इसीलिए वो क्या कर रहा है कि वीट ग्रो कर रहा है और वीट ग्रो करने के बाद थोड़ी सी खाद डाल देगा ताकि उसकी जो सॉइल है वो फर्टाइल हो जाए। आई थिंक आपके पेरेंट्स ने या फिर आपके घर में कोई वो है जो पौधों की देखभाल करता है, माली है, तो आपने देखा होगा कि वो जब पेड़ पौधों को पानी देते हैं या फिर पानी देने से पहले वो क्या करते हैं, थोड़ी सी खाद डाल देते हैं, है ना। उसके बाद उनके उसको पानी दे देते हैं ताकि क्या होता है कि जो उनका प्लांट होता है वो थोड़ी सी अच्छी सी ग्रो करता है। ठीक है, तो वो बच्चों को बोलते हैं कि जो वीट है वो अच्छे प्राइजेस में वो मंडी में बेच के आएंगे और उसके बाद जो फैक्ट्रीज़ है, मंडी जो है वो फैक्ट्रीज़ में पहुंचाएगी और फैक्ट्रीज़ ब्रेड बनाएंगे, बिस्किट बनाएंगे उस आटे से। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखो, अब किसान ने क्या किया, वीट ग्रो करी, वीट ग्रो हो गई, उसने कट्टे में डाला, सिर पे उठाकर क्या किया, उसने मंडी में दे दिए। अब मंडी तक फैक्ट्रीज में थोड़ी ना मतलब कि ऐसे सिर पे उठाकर लेके जाएंगे, उसके लिए हमें कोई चीज़ चाहिए, है ना। ब्रेड और बिस्किट बनाने के लिए आपकी प्लेट, आपकी चाय की प्लेट में जो ब्रेड और बिस्किट आया है वो कहाँ से आया है? सीधा डायरेक्ट फैक्ट्री से थोड़ी ना आ गया। देखो, फैक्ट्री से क्या हुआ, फैक्ट्री से मार्केट में आया। ठीक है, और मार्केट से आप जाकर लेकर आए, तब जाकर वो आपकी चाय की प्लेट में आया, है ना। तो ये क्या प्रोसेस हुआ, हमारा ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस हुआ। वो आप ऐसे थोड़ी ना सिर पे उठाकर ले आए उसको, नहीं ना। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि प्लांट से एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बन गया, वो तीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है जिसकी वजह से ये प्लांट से एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बना। होप मतलब कि ज़्यादातर हर कंट्री में तीन ही होती है, तीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, बट हाँ बेसिकली इंडिया में तीन ही है। ठीक है, तो वो तीन कौन कौन सी है? दीज आर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़। ठीक है, तो पढ़ते हैं तीनों को एक एक करके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी एक्टिविटी।
प्राइमरी एक्टिविटी। ठीक है, सो प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल्स। तो देखो, जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है वो क्या क्या करती है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है, किसी भी चीज़ की एक्सट्रैक्शन करना या फिर प्रोडक्शन करना एक नेचुरल रिसोर्स की, वो आता है प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंडर में। तो जैसे कि एग्रीकल्चर करना, जो कि चैप्टर ही है, फिशिंग करना या फिर गैदरिंग करना बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ के। समझ आया कि नेचुरल रिसोर्सेज के साथ एक्सट्रैक्शन करना या फिर प्रोडक्शन करना हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहलाता है। बहुत ही इजी डेफिनेशन है। ठीक है, देन आता है सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न्ड विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस एक्टिविटी। देखो, जब आपने एग्रीकल्चर की, फिशिंग करी, गैदरिंग करी या फिर कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज के साथ एक्सट्रैक्शन या फिर प्रोडक्शन किया, तो वो क्या हुआ, फैक्ट्रीज़ में गया, फैक्ट्रीज़ में जाकर उसके साथ कोई और प्रोसेस हुआ, तभी तो वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बना। फिनिश्ड प्रोडक्ट बनने के बाद वो क्या हुआ, एक मार्केट में आया, मार्केट में आप गए और वो आपकी चाय की प्याली में आ गया। यही हुआ था, है ना। तो वो कैसे हुआ, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड, वीविंग ऑफ क्लॉथ, ये जो है वो एग्जांपल्स है इस एक्टिविटी के। ठीक है, इसमें आप और भी ऐड कर सकते हो अपने माइंड से, बट उसमें कौन कौन से होने चाहिए, जो कि हमारी फैक्ट्री में जाकर बनता है। नेचुरल रिसोर्सेज को मत जोड़ना या फिर ट्रांसफॉर्मेशन को मत ऐड करना, सिर्फ वो करना जो कि फैक्ट्रीज में जाकर बनता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, क्या आप रोड पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील कर लोगे, स्टील को बना लोगे? बेकिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड को बेक कर लोगे सड़क पे? नहीं कर पाओगे ना, उसके लिए अच्छे से कोई जगह चाहिए, मशीन्स चाहिए, है ना। देन आता है थर्ड लास्ट एक्टिविटी, जो कि होती है टर्शरी एक्टिविटीज़। टर्शरी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स थ्रू सर्विसेज। देखो, जो टर्शरी एक्टिविटीज़ होता है वो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वो सपोर्ट करता है। ठीक है, जब तक टर्शरी एक्टिविटीज़ नहीं होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। उसको चाहे बना के रख लो, पर उसके वो आपकी चाय की प्याली तक ब्रेड नहीं पहुंचेगा, बिस्किट नहीं पहुंचेगा। तो वो कैसे पहुंचता है? ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम से पहुंचता है। ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज़। मैंने बताया, मान लो आपने वीट ग्रो किया, वीट को क्या किया, मंडी में बेचा है, आपके पास अच्छा पैसा आया, ठीक है भाई, आप आराम से अपना बैठे हो। मंडी में क्या हुआ, मंडी में जाकर वो फैक्ट्रीज़ में गया। ठीक है, फैक्ट्रीज़ में वो उसकी क्या हुई, अच्छे से पूरी प्रोसेस हुआ और वो बना, पूरा एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनने के बाद वो मार्केट तक कैसे जाएगा? आप हाथ में उठाकर थोड़ा ना ले जाओगे, नहीं ना, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। आप ट्रक में लोड करोगे और ट्रक जो है वो आपके मार्केट तक पहुंच जाएगा। आपने अभी कभी देखा होगा कि आप मान लो मार्केट गए हो, किसी शॉप के आगे एक ट्रक खड़ा होता है, ट्रक से ना बहुत सारा सामान निकल रहा होता है। तो वो क्या होता है, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है, चाहे वो कोई भी हो। मैं सिर्फ ब्रेड बिस्किट की बात नहीं कर रही, स्टील, कपड़ा, ब्रेड, बिस्किट, कोई भी चीज़ हो, एनीथिंग। ठीक है, वो एक ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम से आपके मार्केट तक पहुंचेगा, मार्केट से आपके घर तक पहुंचेगा। ठीक है, और मार्केट से घर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी आपकी होती है। ठीक है, देन एग्रीकल्चर जो है वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है। मैंने बताया कि नेचुरल रिसोर्सेज के साथ एक्सट्रैक्शन या फिर प्रोडक्शन करना ही हमारा प्राइमरी एक्टिविटी होता है। ठीक है, और ऊपर एग्जांपल्स भी दिया हुआ था, जैसे कि एग्रीकल्चर, फिशिंग या फिर गैदरिंग जो है वो गुड एग्जांपल्स है प्राइमरी एक्टिविटीज़ के। ठीक है, तो यही था कि एग्रीकल्चर जो है वो भी एक प्राइमरी एक्टिविटी है। वो क्रॉप्स को ग्रो करता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक्स, यानी कि रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक्स उगाने मत बैठ जाना, जानवरों की देखभाल करना, रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक कहते हैं उसे। ठीक है,
पूरी दुनिया में जो 50% जो लोग हैं, 50% ऑफ पर्सन्स जो है वो एग्रीकल्चर की एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, यानी कि कोई एग्रीकल्चर करता है, कोई फिशिंग या फिर कोई गैदरिंग करता है। ठीक है, और जो इंडिया की पॉपुलेशन है, 2/3 जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो भी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेड है। ठीक है, डिपेंडेड मतलब जैसे कि मान लो कि मैं खेती कर रही हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई एम अ फार्मर और मैं खेती कर रही हूँ, तो मेरा क्या जिम्मेवारी होगी, मैं खेती करके उसको मंडी तक पहुँचाऊँगी, है ना। मंडी तक पहुँचेगा तभी तो आप तभी उसके बाद फैक्ट्री के बाद मार्केट के बाद आपके घर में, तभी तो आप उसको खा पा रहे हो। तो यानी कि मैं किसके ऊपर डिपेंड हूँ, सपोज इट अब मैं फार्मर से हट गई हूँ। ठीक है, तो मैं फार्मर नहीं हूँ अब, मैं किसके ऊपर डिपेंड हूँ, फार्मर के ऊपर डिपेंड हूँ। मेरे को ये कोई चिंता नहीं है कि वो बनाएगा नहीं बनाएगा, मुझे क्या चिंता, मुझे क्या बस है, मार्केट में अगर माल ख़त्म हो गया तो वो फटाफट से आ जाना चाहिए। वो फटाफट से कैसे आएगा, जब किसान ग्रो करेगा, है ना। अगर मान लो किसान जिद पे अड़ गया, मैं तो नहीं ग्रो कर रहा, बोलो क्या करोगे, वैसे ऐसे करते नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो हमारा जो खान पान है वो नहीं चलेगा। ठीक है, देन फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। जो टोपोग्राफी होती है सॉइल की और क्लाइमेट की वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए। जो लैंड है जिस पे क्रॉप्स जो होती है वो ग्रो होती है उसे हम बोलते हैं एरेबल लैंड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर लैंड पर क्रॉप ग्रो हो जाती है, कुछ कुछ लैंड्स ऐसी होती है जिन पर क्रॉप्स ग्रो हो सकती है। तो जिन लैंड्स पर क्रॉप्स ग्रो हो सकती है वो क्या कहलाते हैं, एरेबल लैंड कहलाते हैं। फिगर 4.1 बाद में देखते हैं। उस मैप में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है वो किस किस रीजन, वर्ल्ड के किस किस रीजन्स में सूटेबल फैक्टर्स जो होते हैं वो करने को बिल्कुल अच्छे से सूटेबल होती है हमारे क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। मेनली उस मैप में ये दिखाया रखा है कि वर्ल्ड में कौन कौन से रीजन्स ऐसे हैं जो कि एरेबल लैंड है। ठीक है, देखते हैं। तो देखो यहाँ जो ये है ना, ये जो दिया हुआ है हमें, ये सारा आपका क्या है, वो पार्ट है जो कि एरेबल लैंड है। देखो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरेबल लैंड। ठीक है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर, ये बहुत कम है, कोई यहाँ पर। ठीक है, देन ये पढ़ते हैं, डू यू नो, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि आप एग्री, सेरी, पिसी, विटी, हॉटी के आगे अगर आप कल्चर लगा देते हो तो वो अलग अलग टाइप्स ऑफ कल्चर बन जाता है। मेनली इसमें हमें दिया हुआ है टाइप्स, वेट अ मिनट, टाइप्स ऑफ कल्चर। ठीक है, तो फर्स्ट दिया हुआ है एग्रीकल्चर। पढ़ते हैं, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। सबसे पहले तो ये पढ़ लो कि एग्रीकल्चर को हम फार्मिंग भी कह सकते हैं। एग्रीकल्चर इज ऑल्सो नोन एज फार्मिंग। ठीक है, तो इसका एग्रीकल्चर का मेनली मीनिंग क्या हुआ कि साइंस और आर्ट करना कल्टीवेशन की, सॉइल के ऊपर, और क्रॉप्स को उगाना या फिर जानवरों को पालना हमारा एग्रीकल्चर कहलाता है। अब ये साइंस और आर्ट कैसे हुआ? साइंस तो मेनली ये हुआ कि क्रॉप्स को उगाना भी तो आना चाहिए भैया। जब तक आपको क्रॉप्स ही उगानी नहीं आएगी आप उगा कैसे लोगे? जानवरों को पालना ही नहीं आएगा आप पाल कैसे लोगे? अब मुझे क्रॉप्स उगाना नहीं आता, मुझे जानवरों को पालना नहीं आता, मैं पाल लूँगी उनको? मैं मारूँगी धप धप करके, वो मेरे से पल जाएंगे आराम से? नहीं पलेंगे ना। क्रॉप्स मेरे को आती ही नहीं, मैं कुछ ना कुछ डालती रहूँगी केमिकल्स, बीज वगैरह डालती रहूँगी, मेरे से उग जाएंगे? वो नहीं उगेंगे। साइंस इसलिए। और आर्ट देखो अलग अलग तरीका होता है, भैंस चलाने का अलग तरीका,
क्रॉप्स को उगाने का अलग तरीका, उनको काटने का अलग तरीका, जानवरों को पालने का अलग तरीका, जानवरों को मारने का अलग तरीका, मारना वैसे जान से मारना नहीं, मतलब टाइप ऑफ उनको ऐसे जब हम पीटते हैं ना तो वैसे ही वो पीटने, उनको पीटने का अलग तरीका है ना। देन आता है सेरीकल्चर। तो इसी हिसाब से क्या हुआ, ये एग्रीकल्चर हुआ, और एग्रीकल्चर को हम फार्मिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। देन सेरीकल्चर, कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, इट मे सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर। देखो ये नेम से ही पता चल रहा है कि सिल्क वॉर्म्स को पालना हमारा सेरीकल्चर कहलाता है, और ये फार्मर की बहुत अच्छी इनकम भी ले आता है, क्योंकि सिल्क वॉर्म्स को पालना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, सिर्फ सुनने में ईजी है बट वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। देन आता है पिसीकल्चर। सो ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पोन्ड्स। तो फिश को ब्रीड करना, मतलब कि टैंक्स और पोन्ड्स के अंदर, एक अलग से टैंक्स और पोन्ड्स बनाए जाते हैं ताकि उनको समुद्र वगैरह, सी वगैरह में से निकाल कर उन टैंक्स में डालना हमारा पिसीकल्चर कहलाता है। देन विटीकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, ग्रेप्स को उगाना बहुत ईजी है, ठीक है। देन हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज़। तो इस हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स को उगाया जाता है कमर्शियल यूज़ के लिए। कमर्शियल यूज़ मतलब क्या हो गया कि सिर्फ भाई हमारा पालन पोषण हो जाएगा, ठीक है। देन फार्म सिस्टम, नेक्स्ट टॉपिक आता है फार्म सिस्टम। तो एग्रीकल्चर और फार्मिंग को देखना, वो कैसे सिस्टम हो रहा है, उसे हम बोलते हैं फार्म सिस्टम। आई होप आपको यही समझ आया हो, बट ऐसा नहीं है, आगे भी रीड करते हैं ना, ठीक है। तो जो इम्पॉर्टेंट इनपुट्स होते हैं सीड्स के, फर्टिलाइज़र्स के, मशीनरी के और लेबर के, ये सब क्या है, कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो कि प्लोइंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग और हार्वेस्टिंग में इंक्लूड होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और जो आउटपुट्स होते हैं इस सिस्टम से, वो क्या है, क्रॉप्स, वूल, डायरी और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के, ठीक है। देन आता है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब हमने पढ़ तो लिया फार्मिंग क्या होता है, एग्रीकल्चर यानी कि, ठीक है। बट ये फार्मिंग, टाइप्स ऑफ फार्मिंग के भी कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो फार्मिंग जो है वो अलग अलग तरीके से करी जाती है पूरे वर्ल्ड में, और अलग अलग वेज से करी जाती है। ये जियोग्राफिकल कंडीशंस के ऊपर, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर और लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स, ठीक है। तो ये सब किस पर डिपेंड होता है, जियोग्राफिकल कंडीशंस पर, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी पे। और जो फार्मिंग है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करी गई है। वो दो पार्ट्स कौन कौन से हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कमर्शियल फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज practiced to meet the needs of the farmer's family. Traditionally, low levels of technology and household labor are used to produce on small output. देखो ये कैसी फार्मिंग होती है जिसमें जो फार्मर है वो सिर्फ अपनी फैमिली की नीड्स जो है वो पूरी कर सके, वो सिर्फ इतना ही उगाता है कि उसकी जो फैमिली है वो अच्छे से अपना पालन पोषण कर सके, ठीक है। मेनली इसमें क्या होता है, बेसिकली मैं मान लो इतना सा उगा रही हूँ, एक लैंड है, वेट अ मिनट, एक लैंड है, ये मैंने क्या किया, सिर्फ इतनी लैंड यूज़ करी और मैंने इतना 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 क्या किया, उगा दिया। मैंने कितना उगाया कि जो मेरी फैमिली है सिर्फ वो उसको यूज़ करके अपना पालन पोषण कर सके, ठीक है। ये होती है आपकी सब्सिस्टेंस फार्मिंग। देन जो टेक्नोलॉजी होती है आपकी हाउस होल्ड लेबर की, और उसके स्मॉल आउटपुट्स निकलते हैं। भाई देखो, अगर मैं सिर्फ अपनी फैमिली का पालन पोषण करना चाहती हूँ तो मुझे पैसा कहाँ से मिलेगा,
नहीं मिलेगा ना। सिर्फ गवर्नमेंट मुझे उतना ही पैसा देगी जितना मैंने ग्रो किया है। अब मैं अपने पैसे कमाने के चक्कर में इतनी लैंड यूज़ करके इतना तो नहीं उगा सकती ना, क्योंकि मुझे सिर्फ अपनी फैमिली का पालन पोषण करना है ना। ये सब क्रॉप मान लो, क्रॉप थोड़ी अच्छी नहीं है, आई नो, लैंड भी अच्छी नहीं है, बट मान लेते हैं हम अभी के लिए, इमेजिनेशन है ना। तो आप मुझे तो गवर्नमेंट सिर्फ उतना ही पैसा देगी जितना मैंने ग्रो किया है। अब पैसा कमाने के लिए मैं इतना तो नहीं कर सकती ना, मेरी फैमिली भी तो एक लिमिट में ही खाएगी ना, है ना। तो जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है उसके भी दो टाइप्स है, वो कौन कौन से हैं? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, अभी हमने पढ़े फार्मिंग के दो टाइप्स, दैट इज सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल, एंड अब हम पढ़ेंगे सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दैट इज इन intensive subsistence and primitive subsistence farming are the types of subsistence farming. ठीक है, then first we will read about intensive subsistence farming or agriculture. In intensive subsistence agriculture, the farmer cultivates a small plot of land using simple tools and more labor. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या होता है कि जो फार्मर होता है वो बहुत ही छोटा सा पार्ट ले लेता है लैंड का और बहुत ही सिंपल टूल्स यूज़ करता है और ज़्यादा लेबर यूज़ करता है. Climate with large number of days with sunshine and fertile soils permit growing of more than one crop annually on the same plot. जो क्लाइमेट है ज़्यादा नंबर डेज़ के ज़्यादा नंबर्स के साथ, और जो सनशाइन है और जो फर्टाइल है सॉइल की, वो क्या करता है ज़्यादा क्रॉप ग्रो कर देता है उसी सेम प्लॉट पर. मेनली क्लाइमेट, फर्टाइल सॉइल की और सनशाइन जो है दिनों की, वो मेनली ज़्यादा वो करती है पूरा की, मतलब वो ज़्यादा मायने रखती है. ठीक है, अगर वो जैसी होंगी वैसा ही हमारा क्रॉप ग्रो होगा. वो अच्छी होंगी तो हमारी क्रॉप अच्छी होगी, वो गंदी थोड़ी अच्छी नहीं होगी तो हमारी क्रॉप भी अच्छी नहीं होगी. सिंपल है. ठीक है, उसी प्लॉट पर जो राइस है वो बहुत ही मेन क्रॉप है, और जो और क्रॉप्स है वो है वीट, मेज, पल्सेस और ऑयल सीड्स. ठीक है, और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है उससे बहुत ही थिकली पॉपुलेटेड एरियाज पे ग्रो किया जा सकता है मॉनसून रीजन्स में. फॉर एग्जांपल साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया, ये जो तीन है ना, तीन रीजन्स है, इसी पर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग ग्रो करी जा सकती है. बट थिकली पॉपुलेटेड एरियाज होने चाहिए. वो कहीं पर भी ग्रो हो जाएगी, बट क्या होने चाहिए आपके? थिकली पॉपुलेटेड एरियाज. ठीक है, देन अब आता है आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग. इसमें ये नहीं बताया हुआ कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है, बट प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग. ठीक है, दोनों पार्ट्स को पढ़ते हैं. First, that is shifting cultivation. Shifting cultivation is practiced in the thickly forested areas of Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia and Northeast India. These are the areas of heavy rainfall and quick regeneration of vegetation. A plot of land is cleared by felling the trees and burning them. तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है वो थिकली फॉरेस्टेड एरियाज में ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो पाता है, उसकी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो पाती है. फॉर एग्जांपल अमेज़न बेसिन के, ट्रॉपिकल अफ्रीका के पार्ट्स ऑफ जो साउथ ईस्ट एशिया के पार्ट्स है और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हैं. ठीक है, ये जो एरियाज़ होते हैं यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है और यहाँ पर वेजिटेशन को रीजनरेशन भी किया जा सकता है. ठीक है, जो लैंड का प्लॉट होता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, बिल्कुल साफ़ हो जाता है, ट्रीज से वो भर जाता है और उसके बाद उसको जला दिया जाते हैं. ठीक है, देन जो एशेज़ होती है वो एक दूसरे में मिक्स हो जाती है और सॉइल में भी मिक्स हो जाती है, और जो क्रॉप्स होती है मेज़, याम, पोटैटोज़ एंड कसावा जो होती है वो वहाँ पर फिर ग्रो होती है. ठीक है,
उसके बाद जो सॉइल अपनी फर्टिलिटी जब छोड़ने लगती है तो जो लैंड होती है वो बिल्कुल अबेंडेंट हो जाती है। अबेंडेंट मतलब बिल्कुल ही उबड़ अजीब सी हो जाती है, उबड़ खाबड़ टाइप में। और जो कल्टीवेटर होता है वो एक नया प्लॉट की तरफ चला जाता है। ठीक है। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसे हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। स्लैश एंड बर्न क्यों कहते हैं? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्लैश एंड बर्न? स्लैश मतलब क्या हुआ कि पहले तो वहाँ पर उगाए गए, ठीक है। बर्न मतलब क्या हुआ, फिर वहाँ पर जला दिए गए, तो स्लैश एंड बर्न। बहुत इजी नेम है। देन हमारा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का सेकंड पार्ट आता है नोमैडिक हर्डिंग। देन नोमैडिक हर्डिंग, nomadic herding is practiced in the semi-arid and arid regions of Sahara, Central Asia and some parts of India like Rajasthan and Jammu and Kashmir. जो नोमैडिक हर्डिंग है वो कहाँ कहाँ ग्रो होती है? सेमी एरिड और एरिड रीजन्स में, जैसे कि सहारा के, सेंट्रल एशिया के और कुछ इंडिया के पार्ट्स के, जैसे राजस्थान, जम्मू और कश्मीर। ठीक है। ये जो फार्मिंग का टाइप होता है इसमें जो हर्ड्समैन होते हैं वो प्लेस टू प्लेस मूव कर जाते हैं अपने एनिमल्स के साथ, ताकि उनको अच्छे से खाना पीना मिल सके, पानी मिल सके, और उनका रूट्स मतलब अलग अलग जगह पर वो घूम भी सके। ठीक है। और ये जो मूवमेंट होती है उस क्लाइमेटिक कॉन्स्ट्रेंट्स की और टेरेन की, वो क्यों होती है? ताकि वो रिस्पॉन्सिबल मतलब वो क्या किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल होते हैं? वो अपने ऑनर के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होते हैं पूरे। ठीक है। और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। शिप, कैमल, याक और जो गोट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पाले जाते हैं, मतलब ज़्यादातर लोग इन्हीं को पालते हैं। तो ये क्यों पाले जाते हैं? क्योंकि ये मिल्क देते हैं, मीट देते हैं, वूल, हाइड्स और भी अदर प्रोडक्ट्स देते हैं, जो कि हर्डर्स और उनकी फैमिलीज़ को इजी हो जाता है, ताकि मतलब वो अपने पाल तो रही हैं अपने एनिमल्स को, और उनको साथ के साथ खाना भी मिल रहा है। ठीक है। उनको अलग से पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है। देन आता है कमर्शियल फार्मिंग, जो कि किसका पार्ट था? फार्मिंग का पार्ट था। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? सब्सिस्टेंस फार्मिंग के पार्ट्स और फिर उनके पार्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे फार्मिंग के दूसरा पार्ट, जो कि है कमर्शियल फार्मिंग। तो इन कमर्शियल फार्मिंग, वेट, हमने इंटेंसिव सब्सिस्टेंस नो नो वो क्या आंसर था, एक मिनट, हाँ, सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हमने क्या पढ़ा था कि फार्मर इतना ही ग्रो करता है ताकि उसका और उसकी फैमिली का गुजारा हो सके। तो ऑब्वियस सी बात है, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग बेसिकली मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ, अभी बुक से नहीं देखा मैंने। कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है बेसिकली कि वो इतना ग्रो करता है कि उसकी फैमिली तो खा ही खा सके, और वो फिर मार्केट में सेल भी करते। ठीक है। देन बुक से देखते हैं, इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। मैंने यही बताया कि क्रॉप्स इतनी ग्रो करी जाती है और एनिमल्स को इतना पाला जाता है कि वो बाद में मार्केट में सेल भी हो जाए। ठीक है। और जो एरिया होता है, जो कल्टीवेटेड एरिया होता है कुछ कुछ कैपिटल का, जो कि बहुत बड़े में यूज़ होता है कमर्शियल फार्मिंग के लिए। ठीक है। और ज़्यादातर काम जो होता है वो मशीन्स के द्वारा किया जाता है। कमर्शियल फार्मिंग में कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग और मिक्स्ड फार्मिंग जो होती है वो प्लांटेशन पर एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एग्रीकल्चर पर इंक्लूड होती है। ठीक है। देन अब ये क्या थे हमारे? कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ये थे कमर्शियल फार्मिंग के पार्ट्स। अब आप सोचिए यार हम कितने पार्ट्स पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में? बस पार्ट्स ही पढ़ते रहेंगे, तो देखेंगे होता आगे। ठीक है। इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, जो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होता है वो पढ़ रहे हैं अब हम। उसमें क्या होता है कि जो क्रॉप्स होती है वो कमर्शियल पर्पस पर ग्रो करी जाती है। कमर्शियल पर्पस कैसे होगा कि आप मार्केट में जाकर भी सेल कर सकते हो और अपनी फैमिली का गुजारा तो करोगे ही करोगे। और जो वीट और मेज़ होता है वो बहुत ही कॉमन कमर्शियल होती है, कमर्शियल क्रॉप्स होती है। ठीक है। ठीक है। तो जो मेजर एरियाज़ होते हैं कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग को ग्रो करने के लिए, वो कौन कौन से होते हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका का टेम्परेचर ग्रासलैंड होता है वो, यूरोप और एशिया। ठीक है। कुछ मेजर एरियाज़ हैं।
और ये जो एरियाज़ होते हैं वो अच्छे से बिल्कुल पॉपुलेटेड होते हैं और उनके पास बहुत लार्ज फार्म्स होते हैं, ताकि वहाँ पर बहुत सारे अच्छे से, मतलब कि आपको जितना मर्जी ग्रो कर लो आप क्रॉप को, ठीक है। और जो विंटर्स होती है वहाँ पर ग्रोइंग सीज़न ज़्यादा नहीं होता और सिंगल क्रॉप भी ग्रो हो पाती है, ठीक है। यानी कि मेनली बेसिकली विंटर सीजन में वहाँ पर अच्छे से क्रॉप ग्रो नहीं हो पाती, होती भी है तो सिर्फ एक क्रॉप। देन आता है हमारा कमर्शियल फार्मिंग का सेकंड पार्ट, जो कि है मिक्स्ड फार्मिंग। इन मिक्स्ड फार्मिंग द The land is used for growing food and fodder crops and rearing livestock. मिक्स्ड फार्मिंग में जो लैंड होती है वो फूड को ग्रो करने में, क्रॉप्स को ग्रो करने में और जानवरों को पालने में मेनली यूज़ होती है, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग में यही आता है। देन ये कहाँ कहाँ करी जाती है? यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, एरेंगटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। इन्हें यहाँ पर ये ग्रो करी जाती है। देन आता है आपका प्लांटेशन। ये किसका पार्ट है? कमर्शियल फार्मिंग का पार्ट है। प्लांटेशन आर अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है, जहाँ पर एक सिंगल क्रॉप ग्रो हो सकती है, टी की, कॉफ़ी की, शुगर केन की, कैश्यू की, रबर की, बनाना की और कॉटन की, ठीक है। सिर्फ ये क्रॉप ग्रो हो सकती है, इनकी क्रॉप ग्रो हो सकती है वहाँ पर प्लांटेशंस में, ठीक है। लार्ज अमाउंट पर वहाँ पर लेबर चाहिए होती है और कैपिटल जो होती है वो ज़्यादा रिक्वायर होती है, ठीक है। जो the produced may be proceed on the farm itself or in nearby factories. ये जो क्रॉप ग्रो, ये जो पूरा फार्म सिस्टम होता है ये फैक्ट्रीज के आसपास होता है, ठीक है। जो डेवलपमेंट होती है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की, वो फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। जो मेजर प्लांटेशंस होते हैं वो ट्रॉपिकल रीजन्स पर पाए जाते हैं वर्ल्ड में, जैसे कि मलेशिया, कॉफ़ी, रबर इन मलेशिया में रबर पाया जाता है, ब्राज़ील में कॉफ़ी, इंडिया में टी, श्रीलंका में भी टी, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप इसके दे सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। देन आता है मेजर क्रॉप्स। अब हम पढ़ेंगे कुछ मेजर क्रॉप्स के बारे में। अब आप बोलोगे मैम मुझे तो पता, हमें तो पता है मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी होती है, बट हम मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। वी रीड अबाउट मेजर क्रॉप्स दैट इज इंक्लूड इन दिस टॉपिक, ओके। सो ये आई थिंक सबके बारे में दिया हुआ है इसमें, यस। इसमें दिया हुआ है लास्ट टी तक। इसमें टी, कॉफ़ी, जूट, कॉटन, मेज़, मिलेट्स, वीट, राइस, इनके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। A large variety of crops are grown to meet the requirement of the growing population. जो हम क्रॉप्स की बहुत ज़्यादा लार्ज वेराइटी में उसको ग्रो कर देते हैं, वो एक ग्रोइंग पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। वो क्यों हम करते हैं? वो क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट होती है। जो क्रॉप्स होती हैं वो रो मटेरियल्स को भी सप्लाई करते हैं ताकि एग्रो जो है वो इंडस्ट्रीज़ पर बेस्ड हो सके। मेजर फूड क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं? वीट, राइस, मेज, मिलेट्स। जूट और कॉटन क्या है? फाइबर क्रॉप्स है, ठीक है। और जो बिवरेज क्रॉप्स है वो क्या है? टी और कॉफ़ी। अब आपको समझ आया मेजर क्रॉप्स कौन कौन से हैं? वेट अ मिनट, मेजर क्रॉप्स, नो वेट, मेजर, अरे यार, हाँ, क्रॉप्स कौन कौन सी हुई आपकी? वीट, राइस, मेज और, अरे यार वेट अ मिनट मैं लिखती हूँ। सो कौन कौन सी होती है आपकी? वीट, राइस, मेज और मिलेट्स। ये होती है आपकी मेजर क्रॉप्स। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है पहले से ही। देन आती है बात हमारी फाइबर क्रॉप्स पे। फाइबर
क्रॉप्स, ठीक है, वो कौन कौन सी होती है? जूट और कॉटन, सिर्फ ये दो होती है, ठीक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, ये रही, मैंने लाइन में अंडरलाइन कर दी, ठीक है। देन बात आती है बिवरेज क्रॉप पर। बिवरेज क्रॉप्स वो कौन कौन सी होती है? टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। बेवरेज क्रॉप्स अलग है, फाइबर क्रॉप्स अलग है और मेजर क्रॉप्स अलग है। एक तरीके से क्रॉप्स को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। देन फर्स्ट मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। राइस। राइस इज द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। तो ये क्या है? ये बहुत ही एक तरीके से बहुत ही ज़रूरी डाइट होती है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स वालों के लिए। राइस को ग्रो करने के लिए हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी और हाई रेनफॉल की नीड पड़ती है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी एल्यूवल क्लेली सॉइल को मतलब इट ग्रोज बेस्ट इन, ठीक है। एल्यूवियल क्लेली सॉइल पे ग्रो होता है, जो कि वाटर को अच्छे से सोख लेती है, ठीक है। जो चाइना है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है राइस के करने लगा है जब से इंडिया, जापान और श्रीलंका और इजिप्ट में होने लगी है, ठीक है। जो फेवरेबल क्लाइमेट है कंडीशंस का, जैसे कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में, वो क्या है 2 से या फिर ज़्यादा क्रॉप्स है एक साल में जो कि ग्रो हो जाती है, ठीक है। देन सेकेंड मेजर क्रॉप आता है हमारा वीट। तो यस, wheat requires moderate temperature and rainfall during growing season and bright sunshine at the time of harvest. जो वीट होता है उसे मॉडरेट टेम्परेचर और रेनफॉल की ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है उसकी जब सीज़न होता है उसका ग्रो होने का, और जो सनशाइन है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होती है, और हार्वेस्ट के टाइम पे तो बिल्कुल ही ज़्यादा। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोमी सॉइल पर अच्छे से ग्रो करता है। जो वीट होता है वो मेनली यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में ग्रो होता है। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन विंटर। इंडिया में ये विंटर में ग्रो होता है। देन आता है हमारा मिलेट्स। जो मिलेट्स है वो कोर्स ग्रेन्स के नाम से भी जाना जाता है, और उसे हम लेस फर्टाइल सॉइल पर और सैंडी सॉइल पर भी ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी क्रॉप है और इसे लो रेनफॉल और हाई मॉडरेट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और एडिक्वेट रेनफॉल की। ज्वार, बाजरा और रागी जो है वो इंडिया में ग्रो होते हैं, और अदर कंट्रीज़ आर निगेरिया, चाइना और निगर, ठीक है। देन आता है मेज़। मेज़ रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। मेज़ को मॉडरेट टेम्परेचर और रेनफॉल और बहुत ज़्यादा सनशाइन की ज़रूरत पड़ती है। ये हमें बिल्कुल अच्छे से फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए, इसको बिल्कुल फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। और जो मेज़ है वो नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया और मैक्सिको में ग्रो होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि कौन सा क्रॉप क्या रिक्वायर करता है, उसको क्या नीड होती है और वो कहाँ कहाँ पर ग्रो होता है, ठीक है। देन कॉटन। यस, कॉटन को हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, लाइट रेनफॉल की, और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। यानी कॉटन को 2 महीने और 10 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं और ब्राइट सनशाइन, ताकि उसकी अच्छे से ग्रोथ हो जाए, ठीक है। ये ज़्यादातर ब्लैक और एल्यूवियल सॉइल पे ग्रो होता है। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट जो है वो इसके लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉटन के, ठीक है। ये एक ऐसा मेन रॉ मटेरियल है कॉटन, जो कि टेक्सटाइल, इट इज़ द वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। कॉटन एक ऐसा रॉ मटेरियल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा मेन। देन जूट को हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, ठीक है। तो जो
ये एल्यूवल सॉइल पर अच्छे से ग्रो होता है और इसको हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल और ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है। ये जो क्रॉप है वो ट्रॉपिकल एरियाज़ में ज़्यादा ग्रो होता है। इंडिया एंड बांग्लादेश जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है जूट के। ठीक है, देन आता है कॉफ़ी। अब कॉफ़ी जो है वो आपका है बिवरेज क्रॉप। ठीक है, तो कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ट्रेंड लोमी सॉइल। जो कॉफ़ी है उसको वार्म और वेट क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लोमी सॉइल की। ठीक है, जो हिल स्लोप्स होते हैं वो इसके लिए ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा सूटेबल होते हैं जो कॉफ़ी की ग्रोथ होती है उसके लिए। ब्राज़ील जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है, पर जो कोलंबिया और इंडिया है वो भी मतलब थोड़ी थोड़ी है, ज़्यादा नहीं है, मेनली ब्राज़ील है। देन टी जो है और जो कॉफ़ी है वो दोनों ही एक बेवरेज क्रॉप है। ठीक है, हमने पहले पढ़ा है। तो जो टी है वो एक बेवरेज क्रॉप है जो कि प्लांटेशंस पर ग्रो होती है। ये कूल क्लाइमेट और हाई रेनफॉल जो है हर साल रिक्वायर करती है ताकि इसकी जो ग्रोथ है वो इसकी लीव्स में हो। टी ऐसा नहीं है आपको चाय पत्ती जो घर में मिलती है वो होगी, टी लीव्स होती है, उसके बाद वो चाय पत्ती बनती है, उसकी जो टी लीव्स होती है। ठीक है, देन इसको अच्छी सी बिल्कुल लोमी सॉइल चाहिए होती है और जेंटल स्लॉप्स चाहिए होते हैं। जो लेबर होती है इसके लिए ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा लेबर्स चाहिए होती है इसके लिए, और इसकी लीव्स को उठाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। सोच के देखो, आप जहाँ जहाँ उगाओगे वहाँ वहाँ लीव्स उगेगी उसके, और लीव्स को तोड़ तोड़ के रखना। फिर केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी में जो टी को प्रोड्यूस करते हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक आता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। आई थिंक हम इस वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। नो, मुझे नहीं लगता। ओके, लेट्स सी। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, एंड अगर आपको यहाँ तक कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, एंड नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूँगी तो मैं आपके डाउट ज़रूर सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको अच्छा सा थम्स अप दे देना, लाइक को ठोक देना, शेयर को भी ठोक देना और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।